हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल और मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो कि जापानी कल्चर की एक सच्चे इंसिडेंट पर बनी है जिसका नाम है 47 रोनिन। और आज भी दुनिया भर से लोग 14 दिसंबर को इन 47 रोनिनों की कब्रों पर श्रद्धांजलि देने आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। ये कहानी शुरू होती है जापान के एक ऐसे आइलैंड से जहाँ पर चुड़ैल और राक्षस रहा करते थे और उसी जगह का शहंशाह था शोगुन, जिसकी इच्छा पूरे जापान में सर्वोपरि थी। वहाँ के राज्यों की रक्षा वहाँ के जाबाज योद्धा किया करते थे जिनको समुराई बुलाया जाता था। अगर कोई भी समुराई अपने राज्य और राजा की रक्षा करने में असमर्थ रहता तो उसके लिए पूरे जापान में सबसे शर्म की बात होती थी। इस पूरी कहानी की शुरुआत जंगल में भागते हुए एक लड़के से होती है जिसका नाम काई होता है, जो कि जंगल में वहीं के राक्षस टेंगो से डरकर भाग रहा होता है। भागकर अनजाने में वह आको प्रांत तक पहुंच जाता है। थककर वह नदी में बेहोश हो जाता है। वहां के समुराई ओयोशी उसके माथे के निशान देखकर समझ जाता है कि ये एक राक्षस है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहां का राजा असानो उसे ऐसा करने से रोक देता है और खुद उसके पास आकर देखता है कि ये तो एक बच्चा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, इसे अपने साथ ले चलो। असानो उसमें कुछ देखता है और उसे अपने साथ महल ले आता है। महल में राजा असानो की बेटी मीका को भी काई में कुछ अलग बात दिखती है, जिसकी वजह से उसके पिता उसे महल लेकर आए थे। अपने समुराइयों की इच्छा के खिलाफ असानो ने उसे महल में अपने साथ रहने दिया। काय उन सब में से नहीं था, इसलिए समुराइयों का मानना था कि काय आको प्रांत पर बदनसीबी लेके आएगा। कहानी आगे बढ़ती है और अब काय बड़ा हो चुका होता है। वह राजा और समुराइयों के साथ उनके प्रांत के एक ऐसे क्रिएचर को मारने आता है जो वहां के लोगों का नीचे आकर शिकार करता था। अब यहाँ पर हम एक ऐसे क्रिएचर को देखते हैं जिसके बहुत बड़े सींग और कई सारी आंखें होती है, जो सीधा आकर राजा असानो पर हमला कर देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और वह सभी समुराइयों को उस क्रिएचर को मारने का हुक्म दे देता है। इसी वक्त एक लोमड़ी भी राजा को देख रही होती है, जिसकी एक आंख ब्राउन तो दूसरी ब्लू होती है। ये लोमड़ी भी इस कहानी के विलन कैरेक्टरों में से एक है, जिसके बारे में आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। खैर, बढ़ते इस जानवर के शिकार की ओर। सारे समुराई और काई उस क्रिएचर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह क्रिएचर सबको पटक पटक के मारता है और धूल चटा देता है। लास्ट में सिर्फ काई और एक समुराई यासुनो ही सिर्फ उसके पीछे जाते हैं, लेकिन यासुनो भी उससे टकरा कर नीचे गिर जाता है और तभी वह क्रिएचर भागता हुआ रुक जाता है और यासुनो को मारने के लिए वापस उसकी ओर आता है। लेकिन काय उसे ऐसा करने नहीं देता और यासुनो की तलवार से फाइनली उसको मार ही देता है। अब यहाँ पर हिसाब से तो यासुनो को काई को थैंक्स बोलना चाहिए था, लेकिन कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि काई को राजा ने सभी समुराइयों की इच्छा के खिलाफ उनके साथ रखा था, जिसमें यासुनो भी था और वह सब काई से बहुत नफरत करते थे। अब यहाँ यासुनो काई को बोलता है, तुम्हारा एहसान पाने से तो अच्छा है मुझे वही जानवर मार देता, हाफ ब्रीड। सभी समुराई उसे हाफ ब्रीड कहकर बुलाते थे, लेकिन तभी राजा असानो वहां पर आ जाता है। जानवर को मारा देखकर असानो बहुत खुश होता है और जानवर को मारने का श्रेय यासुनो को मिल जाता है, क्योंकि अब वह जापान के राजा शोगुन का स्वागत बिना डर के कर सकते थे। तभी ओइशी की नजर काई के हाथों पर पड़ जाती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि क्रिएचर को यासुनो ने नहीं बल्कि काई ने मारा है। लेकिन वह राजा को कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। तभी काई को वह लोमड़ी दोबारा दिखाई देती है और काई इस बार उसकी आंखों के रंग को नोटिस कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इस फिल्म के एक और खास कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है कीरा, जो कि आको प्रांत के दुश्मन नगाटो प्रांत का राजा होता है। वह वहां आते सभी नौकरों को बाहर कर देता है और इंतजार करने लगता है। तभी वही लोमड़ी आती है जो हमने क्रिएचर के हमले के वक्त देखी थी, और वह लोमड़ी एक सुंदर लड़की में बदल जाती है, लेकिन उसकी आंखों का रंग वैसा ही रहता है। कीरा उससे पूछता है कि क्या राजा असानो अभी भी जिंदा है, तो वह बोलती है हाँ, जिसे सुनकर कीरा उदास हो जाता है, क्योंकि उसी ने वह क्रिएचर वहां पर भेजा था। इधर राजा असानो भी अब अपने घर लौट आता है, जहां आते ही उनकी बेटी मीका, जो कि अब बड़ी हो चुकी थी, उनका स्वागत करती है और खुश हो जाती है कि उसके पिताजी ने जानवर को मार गिराया। असानो मीका को शोगुन के आने पर होने वाली तैयारियों के बारे में पूछता है, जिसकी तैयारियां वह पहले ही कर चुकी होती है, जो जानकर असानो उससे काफी खुश होता है। अब अगले दिन जापान का शहंशाह शोगुन अपनी सेना के साथ आको पहुंच जाता है, जिसका स्वागत सभी लोग झुककर करते हैं। तभी वहाँ काय की नजर शोगुन के साथ आई लड़कियों पर पड़ती है, जिनमें वह वही आंखें देखता है जो उसने उस लोमड़ी में देखी थी, और उसे कुछ शक होता है और वह ये बात बताने ओइशी के घर पर जाता है। लेकिन ओइशी को काय पसंद नहीं था, इसलिए वह उसकी इस बात पर भरोसा नहीं करता और उसे वहां से भगा देता है।
अगले दिन शोगुन के आने की खुशी में असानो एक प्रतियोगिता रखता है जिसमें राजा कीरा भी पार्टिसिपेट करने आता है। इस प्रतियोगिता में दोनों प्रांत के बेहतरीन समुराइयों को लड़ना था और आको ने यासुनो को चुना था क्योंकि उसने हाल ही में उस क्रिएचर को मारा था। यासुनो लड़ने की तैयारी करने लगता है लेकिन तभी वहां पर वही लोमड़ी आती है और यासुनो पर अपना जादू कर देती है। जब ओइशी का बेटा चिकारा उसे लेने पहुंचता है तो उसकी हालत देखकर वह शॉक्ड हो जाता है और जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगता है, जो सुनकर काय अंदर जाता है और देखते ही देखते बता देता है कि इस पर तो जादू टोना हो गया, तुम्हारे पिता को बुलाओ। तो चिकारा बोलता है अब समय नहीं बचा, सिर्फ एक समुराई को ही इस प्रतियोगिता में लड़ना पड़ता है। लेकिन काई आको की शान बचाने के लिए खुद ही अपने फेस को कवर करके लड़ने चला जाता है। सामने लंबा चौड़ा कीरा का समुराई और दूसरी ओर अपना छोटा सा काई। बेचारा काई खूब पिटता है और उसकी पहचान सबके सामने आ ही जाती है, जिसे देखकर सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं और शोगुन खुद उसे देखने आता है और कहता है ये तो समुराई नहीं है और हुक्म देता है कि इसे मार दो। लेकिन तभी मीका उसे बचाने के लिए उनके पैरों पर गिर जाती है और असानो भी अपनी बेटी को देख राजा से उसे माफ करने की याचना करता है। उस वक्त तो शोगुन उसे छोड़ देता है और थोड़ी बेइज्जती से बात यही दब जाती है, लेकिन वह चुड़ैल कीरा के साथ मिलकर यासुनो पर अपना जादू कर देती है, जिससे यासुनो को लगता है कि उसकी बेटी के साथ राजा कीरा जबरदस्ती कर रहा है और वह उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी सभी उस वक्त वहां पर आ जाते हैं। शोगुन भी यासुनो को कीरा पर हमला करते हुए देख लेता है और वह उसे अपने मेहमान पर हमला करने के जुर्म में अपने आप को मारने की सजा सुनाता है। सभी इसी बात से बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन जापान के राजा के सामने कोई कुछ भी नहीं कर सकता था और राजा असानो को अपनी कुर्बानी देनी ही पड़ती है। अपने राजा के धोखे से मरने की वजह से सभी समुराई ओइशी को बदला लेने को बोलते हैं, लेकिन ओइशी उन्हें यह कहकर मना कर देता है कि अगर हम अभी लड़े तो पूरा आको खाक में मिट जाएगा और सभी राजा शोगुन के सामने समर्पण कर देते हैं। तभी मीका शोगुन को बोलती है कि पिताजी के बाद मुझे आको की देखभाल करने का मौका दिया जाए जब तक कि हमारी शादी न हो जाए। तो शोगुन बोलता है मैंने इसका भी इंतजाम कर दिया है, मैं तुम्हारे लिए राजा कीरा को चुनता हूँ और राजा कीरा ही अब आको की देखभाल करेंगे। तुम्हें 1 साल का वक्त शौक मनाने को दिया जाता है, इसके बाद राजा तुमसे शादी कर लेंगे। शोगुन साथ ही ओइशी को भी हुक्म देता है कि उसे अपने राजा असानो का मौत का बदला लेने के लिए मना किया जाता है और अब वह बिना मास्टर का रोनिन बन चुका है। दोस्तों, जापान में बिना मास्टर के समुराई को रोनिन कहा जाता था, यहीं से यह नाम निकल कर आया है। शोगुन अपना हुक्म देकर वहां से चला जाता है और उसके जाते ही कीरा अपना रंग दिखाता है और सभी आको के समुराइयों को हुक्म देता है कि वह सब आको छोड़कर चले जाए। अब उनकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं, अगर कोई भी यहाँ पर रहा तो उन्हें चुन चुन कर मार दिया जाएगा। कीरा काई को भी बेड़ियों में बंद करके किसी दूसरे आइलैंड पर भेज देता है और साथ ही अपने समुराइयों को बोलता है कि उसे ओइशी पर शक है, इसलिए उसे भी साल भर के लिए जेल में डाल दो और ओइशी को भी जेल में डाल दिया जाता है। असानो की मौत के बाद पूरा आको बिखर जाता है। अब 1 साल गुजरता है और ओइशी को जेल से बाहर निकालकर उसके घर पर छोड़ दिया जाता है। जेल में रहने से ओइशी अपने बेटे और पत्नी को पहचान नहीं पाता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके सेंसेस वापस लौट आते हैं तो वह अपने बेटे चिकारा से पूछता है कि उसके आदमी और काई कहाँ पर है। तो चिकारा बोलता है काई को डच नाम के आइलैंड पर गुलाम बनाकर बेच दिया गया और आपके सभी समुराई आको छोड़कर चले गए। ओइशी को अपनी बीवी से पता चलता है कि राजा कीरा राजकुमारी मीका को अपने महल शादी के लिए ले गया क्योंकि अब 1 साल पूरा होने वाला है। ओइशी को अपना बदला लेना था, इसलिए वह चिकारा को अपने सभी साथियों को इकट्ठा करने को बोलता है और खुद काय को लाने डच आइलैंड चला जाता है। वहां जाकर ओइशी को काय से मिलने के लिए फाइट करनी पड़ती है और फाइट भी खुद काय से होती है। ओइशी काय को अपना नाम बता खुद को याद दिलाने की कोशिश करवाता है, लेकिन काय फिर भी उस पर ताबड़तोड़ हमले करता रहता है। थोड़ी देर तो काय से पिटने पर जब ओइशी काय को बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मीका की अभी भी शादी नहीं हुई है, पर कीरा जल्दी उससे शादी कर लेगा और मीका को बचाने में उसे उसकी मदद चाहिए। तब जाके अपनी भड़ास निकालने के बाद काय ओइशी को पीटना बंद करता है और वहां से उसके साथ भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कीरा को देखते हैं जो मीका के सामने अपने ही आदमियों को पीट पीट कर शो ऑफ कर रहा था। तभी उसे खबर आती है कि काय उस आइलैंड से भाग गया है और उसको भगाने में किसी समुराई ने मदद की है। यह सुनकर मीका बहुत खुश हो जाती है कि चलो कोई तो बचा है उसे लेने आने वाला। इधर ओइशी काय के साथ अपने बाकी के समुराइयों से मिलता है और सबको अपने हमले की प्लानिंग के बारे में बताता है।
कि अब समय आ गया है कि हम अपने राजा की मौत का बदला लें। सब लड़ने को तैयार हो जाते हैं, पर कीरा पर हमला करने के लिए उन्हें और भी तलवारों की जरूरत होती है और वही लेने के लिए वे एक जगह यूएत्सु तलवार बनाने वालों के गांव जाते हैं। लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि कीरा ने हर गांव पर कब्जा कर लिया। मौका पाकर काई अपनी थोड़ी बहुत भड़ास उन सबको मारकर निकाल लेता है, लेकिन अभी भी उनकी तलवार की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती। तभी काई ओइशी को एक बात बताता है कि एक जगह है जहां पर हमें तलवारें मिल सकती है और वहां पर कीरा भी नहीं पहुंच सकता। काई उसे बताता है कि टेंगो के जंगलों में हमें हमारे लायक तलवारें मिल सकती है। यह सुनकर ओइशी बोलता है कि वो सब कहानियों का हिस्सा है, वहां पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो काई बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से उन सबको देखा है और मैं वहीं पर पला बड़ा हूँ। मुझे टेंगो के शैतानों ने ही लड़ने की ट्रेनिंग दी थी। ओइशी बिना कुछ बोले काई की बात मान लेता है, क्योंकि पहले भी काई पर भरोसा न करने के कारण उसके राजा असानो की जान गई थी। ओइशी काई की बात मान लेता है और सभी वहां पर तलवार लेने निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर काई सिर्फ ओइशी को अंदर लेके जाता है और बाकी सभी को बाहर ही रुकने को कहता है। वह ओइशी को बोल देता है कि अगर चाहे कुछ भी हो जाए, अंदर जाकर वह अपनी तलवार नहीं निकाले और खुद वहां के राक्षस के पास तलवार मांगने चला जाता है। वह राक्षस काई को छोड़कर जाने का कारण पूछता है और उसे बोलता है कि तुमने हम सबको छोड़कर इंसानों को चुना, जबकि इंसान इसके लायक नहीं है। इंसानों ने हमें नहीं अपनाया तो हम अब इंसानों की मदद क्यों करें। तो काई बोलता है कि ये लोग अच्छे लोग हैं और हमें बस तलवारें चाहिए ताकि हम अपनी राजकुमारी को बचा सके और हमारे राजा असानो की मौत का बदला ले सके। अगर तुम्हें तलवारें चाहिए तो तुम दोनों को इम्तिहान पार करना होगा। काई का इम्तिहान यह होता है कि उसे उस राक्षस से पहले बीच में पड़ी उस तलवार तक पहुंचना होता है। अगर वह ऐसा कर लेता है तो वह तलवार उसकी। काई भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शैतान से पहले तलवार तक पहुंच जाता है और तलवार उसको मिल जाती है। अब बारी है ओइशी की। इधर ओइशी का भी इम्तिहान होता है। मना करने के बावजूद भी उसके बाकी के साथी अंदर आ जाते हैं और अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से उनमें से एक राक्षस जग जाता है और सब पर हमला करने लगता है। तभी एक आवाज ओइशी को बार बार तलवार निकालने को मजबूर करती है, लेकिन ओइशी ऐसा नहीं करता और आखिर में वह भी इम्तिहान में पास हो जाता है। दोनों को तलवारें मिल जाती है और फाइनली अब बारी आती है कीरा का बैंड बजाने की। सभी वहां जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी काय को आंखों में एंटरटेन करने वालों का काफिला दिखता है और वह ओइशी के साथ उनके सामने चला जाता है, जहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वह कीरा की शादी में नाचने के लिए आमंत्रित है। उन सबको एक आइडिया आता है और सभी गाने वालों की मंडली में शामिल होकर फाइनली कीरा के महल में पहुंच जाते हैं। अपना प्रदर्शन करते करते सभी धीरे धीरे कीरा के सैनिकों को मारने लग जाते हैं और ओइशी भी जैसे ही कीरा को मारने वाला होता है, कीरा के सामने उसका चेहरा आ जाता है और वह वहां से भाग के निकलने में कामयाब हो जाता है। मीका काय को देख लेती है, लेकिन कीरा उसको छोड़ता नहीं है और अपने साथ अंदर ले जाता है। सभी के बीच में सम्मान की एक एपिक लड़ाई होती है दोस्तों। इसी बीच मीका कीरा से अपने आप को छुड़ाकर भाग जाती है और फाइनली वह काय से मिल ही जाती है। दोनों एक दूसरे को एक झप्पी दे ही रहे होते हैं। तभी वहां पर वह चुड़ैल आ जाती है और अपने असली रूप में, जो कि एक बहुत बड़ा सांप होती है। वो बहुत ही शक्तिशाली होती है, लेकिन काय के पास भी अपनी जादुई तलवार थी जो उसे उससे लड़ने में काफी मदद करती है। उन दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है और लास्ट में जब वह जैसे ही मीका को मारने जाती है, काय उसे अपने शैतानी शक्ति का यूज करके फाइनली मार ही देता है। इधर ओइशी भी कीरा को पकड़ लेता है और दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर मेरे को पर्सनली ये चीज काफी अच्छी लगी कि कीरा ओइशी की तलवार गिरा देता है, लेकिन ओइशी का अपने राजा असानो का बदला लेने के लिए जो एग्रेशन था वह साफ दिखाई दे रहा था। वह कीरा को बिना तलवार के ही लात घुसों से पीट रहा था और लास्ट में ओइशी कीरा को अपने ही राजा की तरह मौत देता है और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। कीरा के मरते ही सभी सैनिक सरेंडर कर देते हैं और वह सब वापस आको प्रांत आ जाते हैं अपना सम्मान वापस लेकर और असानो की कब्र पर आकर उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। अगले दिन शोगुन वापस टपक पड़ता है अपना भाषण देने कि ओइशी ने उसकी बात नहीं मानी, अब उसके सभी साथियों को फांसी पर लटकाया जाएगा। लेकिन तभी ओइशी उसे अपने राजा के साथ हुए विश्वासघात के बारे में बताता है और उसे बोलता है कि वह ऐसी जगह नहीं रह सकता जहां पर उसके राजा का हत्यारा रहता हो। वह सिर्फ अपने आदमियों के लिए इज्जत चाहता है और इज्जत के रूप में वह चाहता है कि उसे भी एक समुराई की तरह मौत दी जाए, यानी कि ठीक वैसे ही जैसे उसके राजा को दी गई थी। शोगुन सबकी वफादारी अपने राजा के लिए देखकर उन्हें जापान के पुराने तरीकों योशिदो की तरह मौत देने का ऐलान करता है
और साथ ही ये भी कि उनको राजा की कब्र के पास ही दफनाया जाएगा। शोगुनो साथ ही ओइशी के बेटे को भी बख्श देता है क्योंकि वह अपने प्रांत को ओइशी जैसे वफादार समुराई के खून से वंचित नहीं रखना चाहता था। ये मोमेंट बहुत ही इमोशनल हो जाता है। आखिर ओइशी को जो चाहिए था वह उसे मिल गया था। सभी पुराने तरीकों से अपने आप को अपने राजा के लिए कुर्बान कर देते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अरे अरे रुको रुको, आपको ये कहानी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतावें। और आपको कैसी फिल्में देखना पसंद है कमेंट करके वो बताएं ताकि मैं आपके लिए उन फिल्मों का शानदार एक्सप्लेनेशन ला सकूं। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं रोज आपके फोन पर घंटी बजा सकूं। मिलते हैं अगले दिन एक नए शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।